डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। देखिए, पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत भील जनजाति पूरी पढ़ ली थी। गौड़ जनजाति की बात की थी हमने, उसकी शुरुआती बातें पढ़ ली थी। आज उसी जनजाति के हम निवास क्षेत्र को पढ़ेंगे कि जनजाति कहाँ का निवास करती हैं। ठीक है, उसके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, ताकि आपको पता लगे कि किस स्थान पर निवास करती है जनजाति। ये कई स्थानों पर निवास करती है जनजाति, गौड़ जनजाति, और मध्य प्रदेश में भी निवास करती है, एमपी के अंदर। छत्तीसगढ़ राज्य में भी निवास करती हैं, झारखंड के अंदर भी रहती हैं, तेलंगाना के अंदर भी रहती हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी रहती हैं, उड़ीसा में भी रहती हैं और असम के अंदर भी रहती हैं। इन राज्यों में ये जनजाति निवास करती है। कौन सी? गौड़ जनजाति। ठीक है, तो मैंने एमपी बताया, छत्तीसगढ़ बताया, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम। ध्यान रखना है कि इन स्थानों पर ये जनजाति निवास करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं। सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी जनजाति निवास करती हैं। जो मैकाल श्रेणी है वहाँ पर भी ये जनजाति निवास करती हैं। सोन देवगढ़ की जो उच्च भूमि है, सोन और देवगढ़ की, वहाँ पर भी निवास करती हैं। जो बस्तर का पठार है और जो गड़जत की पहाड़ियाँ हैं उसमें भी ये जनजाति निवास करती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो किन किन प्रदेशों में जनजाति निवास करती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम के अंदर। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी रहती हैं, इनमें भी रहते हैं, मैकाल श्रेणी में भी रहते हैं, और सोन और देवगढ़ की उच्च भूमि और बस्तर और पठार के अलावा और भी ऐसी पहाड़ियाँ छोटी बड़ी जहाँ पर निवास करती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिससे मानचित्र की बात करें तो आप समझ सकते हो कि किस प्रदेश में रहती हैं। जैसे हम देखते हैं, ये भारत है। इस भारत में ये जो इलाका है, इधर वाला, यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है विशेषकर। ठीक है, ये गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र है भारत के अंदर। ये ध्यान रखना है आपको। गौड़ जनजाति का निवास क्षेत्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अलग अलग पहाड़ियों पर रहते हैं, और अलग अलग पहाड़ियों की बात करें तो लगभग पहाड़ी भी तो बड़ी छोटी होती है। लगभग 600 मीटर से लगाकर 900 मीटर के बीच की जो जगह है वहाँ पर निवास रहते हैं। और इन पहाड़ियों से आपको पता है कि नदियाँ निकलती हैं। इन्हीं पहाड़ियों के अंदर नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी, सूरत नदी। सूरत जो है इसी ताप्ती नदी के किनारे है। नर्मदा नहर का पानी तो हमारे जालौर में आता है। सोन नदी है, महानदी और गोदावरी नदी इसी पहाड़ी श्रृंखलाओं से निकलती है। दक्षिण भारत में जो मैकाल है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से एक प्रकार के अलग अलग जगहों पर ये नदियों का उद्गम होता है। ये ध्यान रखना है। ये क्षेत्र भी सघन वन है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े जंगल हैं, जिस जंगल में ये निवास करते हैं। दरअसल जिस स्थान पर ये रहते हैं वहाँ के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान है वहाँ पर। ज़्यादा भी हैं विशेषकर, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा ये 40 के रूप में रहता है। और औसत जो बरसात है वो 120 से लगाकर 160 सेंटीमीटर बरसात होती है जिस जगह पर निवास करते हैं। ये औसत वर्षा है। तो जिस जगह पर निवास करते हैं उसकी जलवायु की हमने बात की है, निवास क्षेत्र की बात की है। निवास क्षेत्र कौन कौन से हैं? बहुत सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र हैं, वो असम है, उड़ीसा, तेलंगाना। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल श्रेणी है, सोन देवगढ़ की उच्च भूमि है, पठार है बस्तर का, और गड़जत का जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर भी निवास करती हैं। ध्यान रखना है आपको।
इसके अलावा जिस पहाड़ियों में रहते हैं वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी निकलती हैं, ताप्ती हो, सोन या महानदी या गोदावरी, ये निकलती हैं। जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ औसत तापमान कितना है, गर्मियों में कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और बरसात लगभग 120 से 160 सेंटीमीटर बरसात होती है, ये ध्यान रखना है। ये तो इनके निवास क्षेत्र की बात कर ली। अब बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप की। आर्थिक क्रियाकलाप की अगर हम आर्थिक क्रियाकलाप देखें तो ये लोग है ना अपने आप पर निर्भर रहते हैं, किसी से मांग कर नहीं खाते हैं, और इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये कृषि करते हैं, विशेषकर खेती करते हैं, जूमिंग कृषि करते हैं। कौन सी खेती? जूमिंग खेती करते हैं। आखेट शिकार भी करते हैं ये जनजाति के लोग, ठीक है। जंगल से इनको खूब सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पशुओं से इनको चीज़ें मिलती हैं, मछली का पालन भी करते हैं, ठीक है। ये जिस प्रकार की खेती करते हैं उसको दीपा कृषि कहते हैं। जूमिंग कृषि का एक भाग है दीपा कृषि, ये ध्यान रखना है। और इस कृषि में क्या होता है कि ज़मीन पर क्या होता है कि 2-3 बार खेती करते हैं एक साल के अंदर, फिर उसको बाद में छोड़ देते हैं परत के लिए। इस प्रकार से अगले स्थान पर वापस जाकर वहाँ पेड़ पौधों को काट करके फिर ज़मीन को साफ करते हैं, उसमें फिर वापस से मेहनत करके पावड़े से हल से खुदेर करके बीज को छांट करके बीज बोते हैं, और फिर क्या करते हैं, खेती करते हैं। और खेती से पहले देवी माता को, अपने आराध्य इष्ट देवी को खुश करने के लिए जंगली जानवरों में से पशुओं की बलि भी दी जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो दीपा कृषि हैं एक। तो इनके और एक कृषि का प्रकार है पेड़ा कृषि। पेड़ा कृषि एक क्या है ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ये जो है विशेषकर बस्तर के पठार वाले भागों में सीढ़ी नुमा जो खेती होती है उसको पेड़ा कृषि कहते हैं, वहाँ पर होती है। इस खेती में मिट्टी की आर्द्रता बनी रहती है। निचले भाग में क्या करते हैं, पानी को बनाए रखने के लिए लकड़ी से लट्ठे लगा देते हैं, और ताकि पानी का जाए नहीं, मिट्टी का कटाव नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा जो गौंड जनजाति के अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जैसे कुरुख लोग हैं या केवट हैं, केवट तो सुना होगा, धीवर है, कुरुख, केवट, धीवर, ये जनजाति के लोग क्या करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं और इससे अपना जीवन यापन करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। इसके अलावा इसमें से गौड़ जनजाति के जो रावत वर्ग के लोग हैं वो विशेषकर इनका काम होता है पशुपालन करना और दूध बेचकर पैसा कमाना। रावत वर्ग के लोग, अरे अलग अलग जाति हैं, उनके अलग अलग अंदर होते हैं ना, इस जाति में अलग अलग वर्ग होते हैं, ठीक है, उपजातियाँ होती हैं। उसी प्रकार इनमें भी यही होता है कि अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग करते हैं। रावत वर्ग के लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, दूध पर काम करते हैं। देवर, कुरुख और केवट लोग हैं वो क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। अलग अलग प्रकार की खेती होती है। पेड़ा कृषि की बात की हमने, इसके अलावा दीपा कृषि की बात की है, इसमें कोई खास अंतर नहीं, मैंने बता दिया है वैसे तो ये आर्थिक क्रियाकलाप है। और आर्थिक क्रिया में सबसे पहले अगर बात करें तो इनके आखेट वाला सिस्टम देख लेते हैं, आखेट किस प्रकार से करते हैं। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना, ये जानवरों के शिकार करते हैं। और भारत में आखेट करना अब राज्य के नियमों से निषेध में है, फिर भी ये लोग कम मात्रा में कभी कभार शिकार कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे शिकार का स्थान खेती ले रही है, क्योंकि खेती करना इनको ज़्यादा पसंद आ रहा है अब तो, क्योंकि सरकार भी मना कर रही है। और वर्तमान समय में अगर देखें तो ये लोग हैं अब कृषि करना शुरू कर देते हैं और खेती करना शुरू कर देते हैं। तो आखेट तो करते हैं लेकिन कृषि भी साथ में करते हैं। आखेट के स्थान पर कृषि अब को बढ़ावा मिल रहा है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनके भोजन पदार्थ की, क्या खाते हैं ये, किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अगर इनके खाने की बात करें तो कोदू और कुटकी और कोदू इनके स्थानीय रूप से अनाज ऐसे हैं जो खाते हैं। सब्जियां घर में उगाते हैं, जंगल से भी इनको सब्जियां मिलती रहती हैं। जब कोई घर पर फंक्शन है तो चावल उगाते हैं, क्या उगाते हैं, चावल उगाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और बलि के बाद में या शिकार के बाद में मांस भी खाते हैं। ये जो लोग हैं नशा भी करते हैं, और जो महुआ की पत्तियां हैं उससे जो
शराब बनती है उस शराब का सेवन भी करते हैं, ये ध्यान रखना है। धूम्रपान भी करते हैं, ठीक है, इस जनजाति के लोग, ये ध्यान रखना है। तो ये भोजन की बात कर ली। अब बात करते हैं वस्त्रों की। आखेट की बात करें, आभूषण की, तो सूती वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं? ये पुरुष हैं वो धोती पहनते हैं, स्त्रियाँ साड़ी और चोली पहनती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। पुरुष और स्त्रियाँ दोनों चांदी और एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। चांदी और एल्यूमिनियम के क्या पहनते हैं? गहने पहनते हैं। स्त्रियाँ कांच की चूड़ियाँ भी पहनती हैं, गले में मनके वगैरह पहनती रहती हैं, हार पहनती हैं। यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो अपने शरीर पर दरअसल गोदना गुदवाती हैं। गोदना मतलब टैटू वगैरह बनवाती है अलग अलग प्रकार के, ठीक है। लड़के अपने बालों की जोड़ी में सफ़ेद बॉक्स में बने आधे दर्जन तक कंघे रखती हैं, ठीक है। ये भी दीजिए, आपको ध्यान रखना है। तो पास में कंघा रखना, इसके अलावा बांस से बने हुए सफ़ेद कंघा इनके पास में रहता है। इस प्रकार की बातें हैं इनके जीवन की। वस्त्र और आभूषण की बात कर ली। इनके निवास गृह की बात करें, किस प्रकार के घरों में रहते हैं ये। गौंड जनजाति के जो नगले या अर्थात जो पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं, बिजी जगहों पर रहते हैं, वो नगले हैं। ये नगला जैसे अपने बोलते हैं ढाणी वगैरह, उसी प्रकार वो नगले हो या पल्ली हैं या छोटे छोटे गांव हैं, उनमें निवास करते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है वहाँ पर पहले वो शगुन निकालते हैं, उत्सव मनाते हैं कि इस स्थान पर हम घर बनाने जा रहे हैं। मुहूर्त वगैरह निकाल करके ये क्या करते हैं, फिर निवास स्थान रखते हैं। और निवास स्थान जिस जगह पर करना है वहाँ पर ये बलि देते हैं, बत्तख और मुर्गे की। बत्तख और मुर्गे की क्या देते हैं? बलि देते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और मकान है वो घास फूस मिट्टी के बने होते हैं इनके। घर में सामान्य इनका कमरा होता है, रसोई होती है, एक बरामदा होता है, पूजा घर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इनके निवास गृह की बात कर ली हमने। अगर हम देखें तो इनके कौन कौन से औजार और बर्तन हैं, किन किन औजारों और बर्तनों का प्रयोग करते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो औजार और बर्तन का प्रयोग करें तो साधारण बर्तन का प्रयोग करते हैं। ऐसे बर्तन जो सामान्य कारीगर जो उनके हैं वो बनाते हैं, ठीक है। स्थानीय जो लोहार हैं वो फोलिया है, खुरपी है, पावड़ा, कुलाड़ी, तीर, दराती, इनका ही प्रयोग करते हैं जो सामान्य औजार के रूप में, ठीक है। और ये भी होता है कि लकड़ी वाला जो सामान है वो खुद लेते हैं। इनके घर पर स्टूल भी बना होता है, लकड़ी के चारपाई वगैरह बनी होती है। दरिया भी बनाते हैं बैठने के लिए, ठीक है, सोने के लिए दरियों का प्रयोग करते हैं ये लोग, ये ध्यान करना है आपको। अब बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति के बारे में। इनका समाज किस प्रकार का है, इनकी संस्कृति कैसी है, वो भी हम समझ लेते हैं कि समाज और संस्कृति कौन कौन सी विशेषता है, वो आपको ध्यान रखनी है। अगर समाज और संस्कृति की बात करें तो ये भी पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मक समाज है, ये भी ध्यान रखना है आपको। पिता की मृत्यु के बाद में उसकी संपूर्ण जो अचल संपत्ति है वो बेटों में बांट दी जाती है, जैसे सामान्य होता है। और घर के अंदर जो बुजुर्ग पुरुष हैं वो घर का क्या होता है, मुखिया होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, पितृसत्तात्मक हैं। इनमें विवाह जो है वो अलग अलग प्रकार के विवाह हैं। बहु विवाह के रूप में अगर बात करें तो अलग अलग विवाह हैं। सेवा विवाह है, विनियम विवाह है, हरण विवाह भी है और विधवा विवाह भी है। हरण करके लाना सेवा के माध्यम से, विनियम के माध्यम से, और विधवा विवाह भी है। इनका जो विवाह है वो तो पानी के निकट है या पेड़ पौधों के निकट, आम के वृक्ष के नीचे हो जाता है विशेषकर। और इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए राम धुनी का प्रयोग करते हैं। राम धुनी का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर बैठ कर राम का गान करते हैं, भगवान भक्ति भावना करते हैं ताकि बुराई नहीं आए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और गांव का जो मुखिया होता है उसको अलग नाम से जाना जाता है। उसको गांव के मुखिया को पटेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं, या मुखादम भी कहते हैं उसको, ठीक है। और
गांव का जो चौकीदार होता है उसको कोतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? कोतवार। तो गांव के मुखिया को पटेल कहते हैं या मुखादम कहते हैं, और गांव के चौकीदार को कोतवार कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और अगर गांव में आपस में लड़ाई होती है तो पंचायत बैठती है और पंचायत ही निपटारा करती हैं। और गांव के जो पुजारी लोग हैं या पुरोहित लोग हैं उनको देबारी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? देबारी। पुजारी वगैरह जो हैं पुरोहित लोग उनको देबारी लोग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर इनकी भाषा की बात करें तो ये द्रविड़ भाषा के परिवार से जुड़े हुए हैं। द्राविड़ जो भाषा है दक्षिण भारत की, उनसे जुड़े हुए हैं। इनकी भाषाओं में तमिल और कन्नड़ भाषा का विशेष नाम आता है। ये लोग हिंदी, मराठी, तेलुगु भी बोलते हैं। हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु भाषा उनका प्रयोग करते हैं। इस जनजाति के लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। इस जनजाति के लोग क्या होते हैं? बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। महिला तो न के बराबर पढ़ी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको इस जनजाति में। इसके अलावा ये जनजाति त्यौहार तो मनाती है, नृत्य तो करेगी। विशेषकर पूर्णिमा के दिन ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जनजाति के लोग चांदनी रात में, और इकट्ठे होकर गाना गाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। स्त्री पुरुष साथ साथ में नाचते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और जो धौलिया है ये इस गौड़ जनजाति की प्रमुख जाति हैं, जो गायक जाति है। क्या जाति है? गायक। धौलिया या धूलिया, जो धूलिया, धूलिया जो जाति है वो गायक जाति है, गौड़ जनजाति की, ध्यान रखना है। पुराने लोग हैं, पुराने तरीके से गाते रहते हैं। और इनका मानना है कि भगवानों ने, जब गौड़ ने, ये जो गौड़ के जो भगवान है उन्होंने जन्म दिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, ऐसा उनका मानना है। इस प्रकार की जनजाति के बीच में ये प्रथा है। पुरानी कथा है कि भाई जब उनकी भगवान ने उनको बनाया, जन्म दिया, तो उनकी माँ ने उनको छोड़ दिया था और पार्वती ने उनको सहारा दिया। लेकिन शंभू महादेव ने उनको एक गुफा में कैद कर दिया था, ऐसा मानना है। और इन घोड़ों के नायक पाहेंडी कपाल लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आज़ाद करवाया। इनके खुद की एक देवी देवताओं की बात करें, ऐसा मानना है कि जो पाहेंडी कपाल लिंगम जो है, इस व्यक्ति ने क्या किया कि देवी जंगूबाई की मदद से पार्वती जो गुफा में इनको आज़ाद कर लिया, तो गुफा से इनको बाहर निकाला है। और ये 4 समूह में गुफा से बाहर आए, तभी से गौंड 4 मुख्य वर्गों में बढ़ गए, जिसे गोंडी भाषा में आपको ध्यान रखना है कि सगा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सगा कहते हैं। जब गुफा में थे तो गुफा से 4 वर्ग के रूप में बाहर आए, और 4 वर्ग को ये सगा कहते हैं। 4 वर्गों में पूरा गौड़ जनजाति बटा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा ये लोग आपस में मनोरंजन के लिए मुर्गों की लड़ाई करवाते हैं, और पूजा पाठ के लिए ये बड़ा देव शंभू महादेव की पूजा पाठ करते रहते हैं। इनके प्रमुख देवता हैं परसापेन की भी, शीतला माता की और छोटी माता की पूजा पाठ करते हैं, ये ध्यान रखना है। और देवी देवताओं को प्रसन्न के लिए बलि चढ़ाते हैं, भेड़ बकरी की, ये भी ध्यान रखना है। जादू टोने का सिस्टम इनमें भी है, जागरण भी करते हैं। गौड़ जनजाति जो उनका धर्म है तो हिंदू धर्म है, प्रकृति की पूजा पाठ करते रहते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, और उनका मानना है कि भगवान जंगल में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा गौड़ लोग काली, दंतेश्वरी और बड़ा देव को नर की बलि भी देते हैं, जिसमें 19वीं सदी में अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। गौड़ जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाने और दफनाते हैं। इनका विश्वास है कि आत्मा अजर अमर है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये इनकी संस्कृति, रीति रिवाज है जिसकी हमने बात की है। अगर आधुनिक संस्कृति और संपर्क की बात करें कि इनका आधुनिक संस्कृति सिस्टम किस प्रकार का है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि आधुनिक सिस्टम इनका क्या चलन है, ठीक है। तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क किस प्रकार से हैं। गौड़ लोगों के जो आवासीय स्थान हैं वो धीरे धीरे औद्योगिक विकास के कारण कम होते जा रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में काफ़ी नुकसान हुआ है जनजाति के लोगों को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बड़ी संख्या के लोग खदानों और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। उद्योग में इस प्रकार के लोग जाते हैं, उद्योग में काम करते हैं वहाँ पर।
श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि जिस स्थान पर रहते हैं आसपास में बहुत सारे उद्योग है, उस उद्योग में काम करने जाते हैं। इनकी बस्तियों में धीरे धीरे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, विद्यालय खोलते हैं, इनकी बस्तियों में बाज़ार वगैरह सिस्टम हो गया है, बैंक है उनकी भी स्थापना हो रही है, और सड़क और रेल मार्गों के माध्यम से मार्ग से जाल बढ़ता जा रहा है और इनका संपर्क शहरों से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में इनकी जीवन शैली में काफ़ी अंतर आ रहा है, तौर तरीके बदल रहे हैं, इनकी जीवन शैली में बदलाव आ रहा है, पुरानी रीति रिवाजों को भूल रहे हैं और नई नई रीति रिवाजों को अपना रहे हैं, ये भी दिखाई देता है। सरकार ने दास्ता की प्रति कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर लिया है। कौन सी प्रथा को? कबाड़ी प्रथा को, ये ध्यान रखना है। इस प्रथा में क्या होता है, छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों को भांति कार्य करना पड़ता है। कबाड़ी मतलब ये हुआ कि एक प्रथा है कबाड़ी प्रथा, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे से कर्ज के लिए गुलामों के नीचे काम करना पड़ता है कई सालों तक, ये भी ध्यान रखना है आपको। वर्तमान समय में इनमें शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोग पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान समय में, इनकी जनजाति के लोग, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और वर्तमान समय में आधुनिक तरीक़ों से जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। सरकार भी इनको लिए अलग अलग योजनाएं लाती है इनके जीवन के लिए, और इनको लाभ होता रहता है, ये भी ध्यान रखना है। तो जिस प्रकार से आधुनिक संस्कृति की बात कर रहे हैं तो काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, भारत की संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है पश्चिमी संस्कृति की वजह से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से बात समझ सकते हो, याद रख सकते हो कि किस प्रकार से इनका जीवन यापन के तौर तरीक़ों में बदलाव हो रहा है, ये बात आपको याद करनी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। और आज आपका लेसन भी पूरा हो गया है इस वीडियो के साथ में। क्या हो गया है? लेसन, आपका लेसन पूरा हो गया है, ठीक है। नए लेसन की शुरुआत करेंगे हम अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। किताब से भी इस पूरे पार्ट को ज़रूर पढ़ें। पार्ट ज़रूर बड़ा था, लेकिन हमने एक एक चीज़ को आराम से पढ़ा है, इसलिए हमको समय लगा है। वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, नेट पर है, यूट्यूब पर। तो जब भी इच्छा हो कि इस टॉपिक को समझना है तो आराम से इसको देखो, ध्यान से सुनो, और किताब लेकर बैठो पास में, किताब से भी देखो, और इस हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखो, ताकि आने वाले समय में आपके बढ़िया पर्सेंट बन सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।